अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का फैजाबाद धरने से मुतालिक एक इंकशाफ सामने आया। उन्होंने फैजाबाद धरना कमीशन को दिए गए बयान में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा है कि तहरीक लबैक के साथ मुआहदा पहले किया गया और उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को बाद में दिखाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुआहदे में उस वक्त के DGISI जनरल फैज हमीद इसरार करके शामिल हुए थे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने मुआहदा देखा तो एतराज किया। एहसन इकबाल ने धरना कमीशन को जो बयान दिया उसमें यह भी कहा गया कि शाहिद खाकान अब्बासी को बताया गया कि मुआहदा तो हो चुका, दस्तखत भी हो गए और अब उससे पीछे नहीं हट सकते। 2 रोज पहले फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट तैयार करके वफाकी हुकूमत को इरसाल की थी। जराये के मुताबिक कमीशन ने यह भी करार दिया था कि जनरल फैज हमीद ने वजीर आजम की ज़ेर सदारत मीटिंग में दी गई हिदायत पर ही अमल किया, जबकि पंजाब हुकूमत का TLP को इस्लामाबाद तक मार्च करने देने का फैसला नामुनासिब था। टॉन न्यूज की खबर के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक दीगर चीजों के अलावा इंटेलिजेंस एजेंसियों के काम को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी और कवायदो ज़वाबित का मुसफ्फदा तैयार करने की सिफारिश भी की गई थी। रोजनामा दुनिया न्यूज की खबर के मुताबिक साबिक सेक्रेटरी दिफा इकरामुल हक ने फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट में बयान देते हुए कहा कि मुसल्लह अफवाज का कोई फर्द धरना मुनज़्ज़म करने 2018 के इलेक्शन के इंतखाबी नताइज पर असर अंदाज होने में मुलव्वस नहीं पाया गया। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का भी ये कहना है कि फैजाबाद धरने का जो कमीशन है सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, फैजाबाद धरने को वफाकी हुकूमत हैंडल कर रही थी। मुझे सवाल दिया गया और मैंने उनका जवाब तहरीरी तौर पर जमा कराया। कमीशन का काम शवाहिद इकट्ठे करके फैसला देना है। उनका कहना था कि धरने के हवाले से एक कमीशन बनाया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यह कहना है कि फैजाबाद कमीशन 2 मरकजी किरदारों को लाए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। हुकूमत फैजाबाद रिपोर्ट मुस्तरद इसको कर दे। और गुज़िश्ता रोज लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह ने भी कहा था कि फैजाबाद धरना कमीशन ने सही नताइज पर पहुंचने की कोशिश ही नहीं की, जबकि PTI इस फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर जो है वो कह रही है कि फैजाबाद की जो धरना कमीशन की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है इसको पब्लिक होना चाहिए। एक रिलेटेड डेवलपमेंट ये भी हुई कि पाक अफवाज ने साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ निजी हाउसिंग सोसाइटी पर दबाव डालने के इल्जामात की तहकीकात के लिए भी एक कमेटी तश्कील दे दी है जो इल्जामात का जायजा लेगी और इल्जामात साबित होने पर कार्रवाई के लिए सिफारिशात भी पेश करेगी। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत है। मियां नवाज शरीफ का सियासत में क्या किरदार होने जा रहा है। आसिफ करमानी साहब सेनेटर रह चुके हैं, मुआविन खसूसी रह चुके हैं पॉलिटिकल अफेयर्स मियां नवाज शरीफ के, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। आसिफ करमानी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसिफ करमानी साहब, आप बड़े करीब थे जब ये सारा मामला हुआ, पार्टी के अंदर नो हाउ थी। ये जो धरना कमीशन की जो रिपोर्ट है, इंक्वायरी रिपोर्ट, मैं पहले तो आपका रद्द-ए-अमल इस पर जानना चाहता हूं। किस तरह से देखते हैं, किस हद तक जो है वो इसमें जो बातें की गई हैं वो दुरुस्त है जो सामने है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रहमान अज़हर साहब। देखिए, अब कमीशन की रिपोर्ट आ गई है और वो मैं तो उसको ये कहूँगा कि हमेशा यही होता है कि सांप गुजर जाता है, हम लकीर पीटते हैं। यानी आप ये देखिए ना कि वजीर दाखिला जो उस वक्त के थे वो फरमा रहे हैं कि जी वजीर आजम साहब को ये इस बात का इल्म ही नहीं था। तो ये किस किस्म की हुकूमत थी, किस किस्म के वो, क्या वजीर दाखिला जो है वो कैबिनेट का मेंबर है, क्या उसको उसने जो भी मुआहदा किया क्या उनका फर्ज नहीं बनता था कि वो वजीर आजम को भी ऑन बोर्ड लेते? तो अब मुझे तो समझ नहीं आ रही है। अब ये भांत भांत की बोलियां बोलते रहे। कमीशन रिपोर्ट आ गई है और असल हकायक जो हैं मैं समझता हूं कि वो इनको हिम्मत करनी चाहिए। अगर इनको मालूम है असल हकायक क्या हैं तो आगे आके बयान करें, फिर ये इनके या तो पर चलते हैं या पैर चलते हैं। तो मैं तो इस पे, चूंकि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था, मैं भी उतना ही बाखबर था जितना हमें बताया जाता था। तो अब तो जाहिर है वो क्लैरिटी, क्लीन चिट मिल गई जनरल फैज हमीद को। अब आप जो मर्जी बातें करते रहें, अब जो मर्जी कहते रहें, ये सिर्फ अब एक सियासी गुफ्तगू की हद तक आप कर सकते हैं, पॉइंट स्कोरिंग कर लेंगे। लेकिन असल चीज इसमें जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि वजीर दाखिला उस वक्त का जो है उसने अपने वजीर आजम को इससे बेखबर रखा। इसमें तो मैं तो यही देखता हूँ। लेकिन अच्छा, उनका अब बयान जो अभी मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है वो ये कह रहे हैं कि मुआहदा हुआ उसके बाद वजीर आजम को बताया गया। आप समझते हैं कि ये मुमकिन होगा कि
वजीर दाखिला को भी बताया गया कि जी मुआहदा हो गया है, उसके बाद ही जो है वो अब जो होना है वो हो चुका है और इससे पीछे नहीं हट सकते। देखिए, ये तो जिनके माबैन मुआहदा हुआ वो लोग या वजीर आजम उस वक्त के जो थे, इस पर तो वही सही रोशनी डाल सकते हैं क्योंकि वही फ्री कैन थे। यानी ये कैसा मुआहदा हुआ कि वजीर पहले मुआहदा हो गया और वजीर आजम को बाद में बताया जा रहा है। कम से कम इतनी कर्टसी तो शो करनी चाहिए थी उस वक्त के वजीर दाखिला को कि वो अपने वजीर आजम को कम से कम जब मुआहदे के लिए जा रहे थे तभी बता देते, लेकिन नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये हुआ। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या थे और क्या हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं अर्ज कर सकता। ठीक है। और इसमें करमानी साहब एक और जो ऑब्जर्वेशन जो रिपोर्ट के अंदर आई है वो ये आई कि पंजाब हुकूमत जो है वो उसने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। क्या आपको लगता है वाकई ये पंजाब हुकूमत की कमजोरी थी इस धरने का इस्लामाबाद तक पहुंचना? देखिए, उसमें जहां तक मैं समझता हूं अजहर साहब के, चूंकि उस वक्त के जो हालात थे वो आपको मालूम है कि पीएमएलएन के मुआफिक नहीं थे, पीएमएलएन की हुकूमत के मुआफिक नहीं थे। नवाज शरीफ साहब को सजा हो चुकी थी या वो जेआईटी में उस वक्त वो पेश हो रहे थे और एहतसाब अदालतों में, और शायद खकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। और जाहिर है कि जो ये लोग चले थे, जो टीएलपी वाले, ये पंजाब से ही चले थे। और मेरा ख्याल है कि इनको इसलिए नहीं रोका गया वहाँ कि चलो भाई ये खैर खैरियत से पहुंच जाए, रास्ते में कोई खुदा ना खास्ता कोई ब्लड शेड ना हो। चुकी उससे पहले आपको याद है कि मॉडल टाउन वाकया हो चुका था 2014 में, और उसका भी सारा जो मलबा था वो उस वक्त की पंजाब हुकूमत पर गिरा। और इसलिए मैं समझता हूँ कि उसमें जो फिर ऑफिसर्स भी थे वो भी डिमोरलाइज हो जाते हैं कि भाई हम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करें तो हमारे पे मुकदमे बन जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त की पंजाब हुकूमत ने अपनी जान छुड़ाई कि जाने दो इनको भी, जिस तरह जाते हैं इस्लामाबाद पहुंचे, इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत जाने और ये धरने वाले जाने। मुझे तो यही लग रहा है जी। और लास्टली एक और सिर्फ चीज इस हवाले से पूछना चाहता हूं कि वहां पर जब ये सारा मामला हुआ, इसमें जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि इसके अंदर इदारों का कोई किरदार नहीं था। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पार्टी कहती रही है कि मुस्लिम लीग नून के लिए उस वक्त हालात मुश्किल बनाए गए और ये सब कुछ हो रहा था। तो अब इस कमीशन की फाइंडिंग्स को आप किस तरह से देखते हैं कि इसमें इदारों का कोई किरदार नहीं था और ये जो है वो सब हुआ और इसकी मिस हैंडलिंग जो है वो एक तरह से हुई? देखिए, अब ये कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, ठीक है। अगर किसी को इसके बारे में एतराजात हैं और अब उनको याद आ रही हैं वो चीजें जो उनको कमीशन के रूबरू कहनी चाहिए थी, मेरी तो इतला ये है कि कुछ लोग कमीशन में पेश हुए हैं, कुछ पेश भी नहीं हुए। तो मेरी गुजारिश, और सियासी लोग भी पेश नहीं हुए कहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को कोई एतराज है तो वो इसको चैलेंज कर दे। लेकिन अब ये बयानात को की जीनत बनाना, एक रिपोर्ट आ गई है और क्लैरिटी इस रिपोर्ट ने दे दी, सही हुई गलत हुई, किसी को एतराज है अगर उस रिपोर्ट पे कोई मुतमईन नहीं है उस रिपोर्ट से तो उसको चैलेंज करे। अच्छा जी, ठीक। अच्छा आसिफ करमानी साहब, पीएमएलएन के अंदर भी अभी एक बहस चल रही है कि मियां नवाज शरीफ का जो है वो क्या किरदार होगा, किस तरह से वो अपना जो है वो सियासी किरदार जो है वो अदा करेंगे। कुछ पंजाब के हवाले से बातें हो रही हैं, कुछ दोबारा ये भी बात हुई कि वो एक्टिव हो रहे हैं। आपके ख्याल में मियां नवाज शरीफ का, आपने बड़ा करीब उनके साथ जो है वो वक्त गुजारा है, मियां नवाज शरीफ क्या वाकई दोबारा एक्टिव होने जा रहे हैं और पार्टी को जो है वो लीड करने जा रहे हैं? देखें, गुजारिश ये है कि जितना पार्टी को नुकसान पहुंचा है, जो और खुसूसन जो पंजाब हमारा कभी एक जमाने में एक बड़ा मजबूत किला था, फोर्ट्रेस था, उसमें डेंट पड़ा है, दरारें पड़ी हैं, और उसको जो ठीक कर सकते हैं, अगर कोई कर सकता है तो वो नवाज शरीफ साहब ही हैं। अब मुझे लेकिन ये समझ नहीं आ रही है कि वो, जाहिर है उनकी भी लिमिटेशंस हैं, उनकी जाहिर है कुछ हेल्थ इश्यूज भी हैं, क्योंकि ये बहुत मेहनत तलब काम है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी नवाज शरीफ साहब को, पार्टी को दोबारा
उसी लेवल पर लाने पर जिस लेवल पर वो छोड़कर पार्टी को लंदन गए थे। तो मैं आई विश हिम ऑल द बेस्ट, लेकिन ये है कि मियां साहब को अब ये जरूर सोचना चाहिए कि जो डैमेज हुआ है उसकी रिपेयर के लिए जितनी वो देर करेंगे उससे पार्टी का मजीद जो ग्राफ है वो खराब हो सकता है। इसलिए उनको अगर एक्टिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, और फिर ये भी वो देख लें कि वो किस किस्म की सियासत मियां साहब मोहतरम करना चाह रहे हैं। क्या वो नजरियाती या इनकलाबी सियासत करना चाह रहे हैं, या वो जो पावर पॉलिटिक्स हो रही है इसके अंदर रहते हुए वो कोई एक्टिविटी करना चाह रहे हैं। तो ये फैसला तो मियां साहब ने करना है। लेकिन आसिफ जरमान साहब, पार्टी इलेक्शन जीत गई, वजीर आजम शहबाज शरीफ बन गए, तो डैमेज क्या हुआ है पार्टी को? नहीं, डैमेज तो बहुत हुआ है। डैमेज ये हुआ कि वो नवाज शरीफ जो 2/3 मेजोरिटी के साथ हुकूमतें बनाते थे, जिनकी मरकज और चारों सूबों में माजी में हुकूमतें रही हैं, आज सोचने की बात यह है कि क्या वजूहात हैं कि जो वो पार्टी पंजाब की हद तक सिमट आई और पंजाब में भी दरार पड़ी। असल तो बिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि पार्टी की हुकूमत तो बन गई, ये तो मखलूत हुकूमत है ना। आज आपको पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है, सुबह कल उनका इरादा बदल जाता है। हाँ। तो क्या करेंगे आप? इसलिए मैं कहता हूं कि ये सोचने की जरूरत है कि वो क्या अवामिल थे, वो क्या जमीनी हकायक थे जो नवाज शरीफ को लोगों ने नहीं बताए और सब अच्छा की गर्दानते रहे, जिसका नतीजा हमें गैर मुतवक्को तौर पर हम तवक्को नहीं कर रहे थे जो इलेक्शन में हमारे साथ नतीजा निकला। उस पैराए में मैं अर्ज कर रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब को अब ये चीजें सामने रखकर अपनी आइंदा सियासत जौन सी है, क्योंकि देखिए वोट बैंक नवाज शरीफ का है, बाकी ये जितने आजकल बहुत बढ़कर बातें कर रहे हैं ये सारे नवाज शरीफ के तुफैली हैं, एंड दे आर नोबडीज, दे आर मिस्टर नोबडीज। किसी को अपनी हार का गम है, कोई हालत मातम में है, कोई अभी तक मातम से नहीं निकल रहा। कहने का मतलब ये लेट्स मूव ऑन। अब देखना ये है कि नवाज शरीफ साहब इस हुकूमत के होते हुए वो क्या नैरेटिव लेके बाहर आते हैं, क्योंकि देखिए लोगों के जो इश्यूज हैं। करमानी साहब देखिए, मेरी तरह गुजारिश सुनिए। करमानी साहब, इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ वापस आ गए, वो जलसा भी किया, कहा कि इलेक्शन कैंपेन भी वो लीड करेंगे, लेकिन उसके बावजूद पार्टी आपके ख्याल में उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह से उसको करना चाहिए था, तो फिर ये क्यों हुआ? इसकी अगर आप 1 मिनट दें तो मैं आपको क्विकली बता देता हूं। एक तो उसमें ये हुआ कि मियां साहब की अदम मौजूदगी थी, जौन सी जाहिर है जब शेर ही नहीं था जंगल में तो हर कोई शेर बना फिर रहा था, नंबर 1। नंबर 2 के मियां साहब जब आते हैं और वो मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने के बाद आप देखिए कि मियां साहब का माजी देखिए कि जब भी इलेक्शन के दिन आते थे मियां साहब ने तो कैंपेन में 40-40, 50-50, 60-60 जलसे की। मैं तो उनके साथ होता था। एक तो 73 से जलसे ना किए, फिर 8 दिनों पहले आपको मंशूर आता है, मंशूर लेट था। उसके बाद फिर जो उम्मीदवार थे, जब उन्होंने देखा कि मियां साहब आ गए हैं, वो भी कुछ ढीले पड़ गए, उन्होंने उस तरह कैंपेन नहीं की। फिर सबसे बड़ा मैं समझता हूँ फैक्टर जो था वो पीडीएम की 16 महीने की हुकूमत थी, जिसका फिर आपको एक रिएक्शन आया उसका, और महंगाई जो हुई, गुर्बत बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, उसकी वजह थी बुनियादी कि लोगों ने फिर एक और एलिमेंट था। देखिए, इसमें आपने 3-4 फैक्टर्स करमानी साहब गिरवाए हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ का जो फैक्टर है, मियां नवाज शरीफ वापस आ गए थे, यहां पर मुल्क के अंदर थे, तो वो जलसे अगर करना चाहते थे तो क्यों नहीं उन्होंने किए जलसे, या उस तरह से कैंपेन को लीड क्यों नहीं किया जिस तरह से वो पहले इलेक्शनों में करते थे? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका सवाल पूछना चाहिए जो मियां साहब की, जिन्होंने इस दफा इलेक्शन कैंपेन मैनेज की, जो उनके कैंपेन मैनेजर थे। ये सवाल उनसे बनता है कि वो नवाज शरीफ जो 40-40, 50-50 जलसे करता था, एक दिन में 5-5 जलसे करता था, क्या वजह हुई कि वो टोटल 3-4-5 जलसों तक महदूद कर दिया गया? और फिर सबसे बड़ी बात ये, एक आप फैक्टर भूल रहे हैं। देखिए, एक नया फैक्टर जो पैदा हो चुका है जब मियां साहब की गैर मौजूदगी में, वो है आपका मिडिल क्लास का एजुकेटेड यूथ, और वो भी जो जॉबलेस है, जो रिवायती सियासत और रिवायती सियासतदानों से वो बेजार नजर आया इस इलेक्शन में, और उसने इस इलेक्शन में वोट के जरिए रिवोल्ट किया। आप उसको भी केटर नहीं कर सके। आपका यही ख्याल था बस जी कि मियां साहब आएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा,
लेकिन इसके लिए पार्टी को एक डैमेज पहुंच चुका था उस दिन से, जिस दिन से आपके हाथ से इज्जत दो, वोट को इज्जत दो का बयानिया हाथ से निकल गया था। उसके बाद आप देखिए, एक आपके पास मौका आया था जब आपने आईनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया पीडीएम की गवर्नमेंट लिए। अगर आप फॉरेन इलेक्शन में चले जाते तो आज मैं समझता हूं पंजाब में भी और मरकज में भी और दीगर एक आध सूबे में भी आपकी वाज़ेह अक्सरियत से हुकूमत होती। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि कैंपेन चलाना तो पार्टी के अपने हाथ में है, वो बाकी फैक्टर्स तो चलें, वो तो बाहर के हैं, महंगाई कह लें, मुखालिफ पार्टियां कह लें, जो अपनी कैंपेन चलाना है उसमें तो पार्टी ने खुद मेहनत करनी है। आपको क्या समझ आती है, जो कैंपेन जिस तरह से चलनी चाहिए थी, आपके ख्याल में वो कैंपेन उस तरह से मैनेज क्यों नहीं हुई? आप इतना अरसा मियां साहब के क्लोज रहे हैं, इसकी क्या वजह थी? मैंने जी मैं तो अपने गुनाहों का हिसाब दे सकता हूं, मैं दूसरों के हिसाब नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक तो मैं इलेक्शन कैंपेन उनकी या तमाम चीजें मैनेज करता था उसकी जवाबदेही मुझसे ली जाए, मैं हाजिर हूं। लेकिन चूंकि इस दफा जो कैंपेन उनकी थी, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि कौन लोग थे उनके कैंपेन मैनेजर, किन लोगों ने उनको उनका एक्सपोजर जो था वो मिनिमम से मिनिमम रखा, उसकी क्या रीजंस थी, ये तो उन लोगों से पूछना चाहिए ना जो आपको उनके दाएं बाएं नजर आते थे, और उन लोगों ने उनको क्यों नहीं। और अगर आपको लगता है मियां साहब कैंपेन चलाते तो इलेक्शन का नतीजा मुख्तलिफ होता? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि अगर मियां साहब एक तो थोड़ा सा और पहले आ जाते, मतलब अक्टूबर में आए, वो 2-3 महीने पहले आ जाते और फिर वो आकर पार्टी की जनरल काउंसिल की मीटिंग बुलाते, पार्टी की वो वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाते, तमाम जो टिकट होल्डर्स थे उनकी मीटिंग बुला के उनकी सिफारिशात की रोशनी में वो मुरतब करते अपनी कैंपेन, और उसी जोशो जज्बे के साथ और उसी तवातर के साथ, जैसे मैंने तो कहा 2013 की, चले मैं मिसाल दे देता हूं, एक दिन में 4-4, 5-5, 6-6 जलसे नवाज शरीफ साहब के हमने कराए। तो क्या वजह हुई कि नवाज शरीफ साहब का किन लोगों ने उनका पब्लिक को एक्सपोजर नहीं होने दिया? क्योंकि देखें, लोग नवाज शरीफ साहब को सुनना चाहते थे, लोग नवाज शरीफ साहब को देखना चाहते थे, ऐसा नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? ये उनसे सवाल बनता है जिन लोगों ने नवाज शरीफ साहब की, मैं फिर कहूंगा कि इलेक्शन कैंपेन के जो करता धरता थे, ये सवाल उनसे बनता है। और लास्टली कोई नई पार्टियां बनने की भी खबरें आ रही हैं। आसिफ करमानी साहब, आपके साबिक कुछ कॉलीग्स, आपके बड़े करीबी जो है वो कुछ पार्टियां बनाने के लिए उन्होंने दरखास्तें भी दी हैं। आपके ख्याल में गुंजाइश है कोई नई पार्टी की? देखिए, जो इस वक्त अवाम का मिजाज है, स्पेशली जो यूथ है आपका, जो 60% के करीब है, जैसे मैंने कहा, वो रिवायती सियासत और रिवायती सियासतदानों से वो तंग आया हुआ है, चूंकि गरीब तर हुआ, अमीर तर हुआ है, तीसरी नस्ल पाकिस्तान की जवान हो गई और अभी तक उनको सिमत नहीं पता। ऐसे में गुंजाइश तो मौजूद है, लेकिन देखना ये होगा कि कोई भी नई जमात, 1 बनती है, 2 बनती है, 3 बनती है, उनका मंशूर क्या है, इकोनॉमिक रोड मैप क्या है, वो ऑफर क्या करते हैं, क्या वो इस मुल्क की जो मिडिल क्लास और गरीब है जिसके लिए मुल्क बना था, उसके लिए उनके पास क्या रोड मैप, इकोनॉमिक रोड मैप है। अगर तो कोई काबिल अमल, काबिल कबूल रोड मैप लोगों को समझ आएगा तो जरूर लोग नई जमातों के साथ पीछे चल पड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आसिफ कराब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून की सियासत के हवाले से, फैजाबाद धरना कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उस हवाले से बात की। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पार्लियामेंट का आज मुश्तरका इजलास था जहां सदर आसिफ जरदारी ने पहला अपना खिताब किया और इस खिताब में उनका यह कहना था कि मुल्क को हालिया सियासी बहरान से निकालना होगा। उम्मीद है अरकान पार्लियामेंट इख्तियारात का दानिशमंदी से इस्तेमाल करेंगे। नतीजा खेज पार्लिमानी इत्तफाक राय से इस्लाहात करना होंगी और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाना नामुमकिन नहीं। सियासी मफाहमत की फिजा को फरोग दिया जा सकता है। ये जो मुश्तरका इजलास था, इसके आगाज के साथ ही अपोजिशन के अरकान ने शदीद शोर शराबा शुरू कर दिया। आसिफ जरदारी की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने हंगामा किया और हंगामा करते हुए बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारे भी लगाए गए। अपोजिशन अरकान जो थे उन्होंने स्पीकर के डायस का घेराव करके जो है वो नारेबाजी की। सेनेट का
जो ऐवान है वो अभी तक नामुकम्मल है। कमेटियों का जो क़याम है उस हवाले से भी बहुत सारे सवालात हैं, जबकि ऐवान में जो इजलास हो रहे हैं एहतजाज मामूल बनता जा रहा है। तो ये नए पार्लिमानी साल का जो आगाज हुआ है, क्या पार्लिमान जिस मकसद के लिए है कानून साजी के लिए, क्या वहां पर हो सकेगी या नहीं? आने वाला पार्लिमानी साल किस तरह से होगा? तहरीक इंसाफ किस तरह से इन मामलात को देखती है? इस पर बात करने के लिए मेंबर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, ये आज हमने देखा ये एहतजाज में खासी शिद्दत थी, क्यों इस कदर शदीद एहतजाज किया? मुश्तरका इजलास था, नया पार्लिमानी साल का जो आगाज था, तो क्या वजह थी कि इस कदर शदीद एहतजाज आप लोगों की तरफ से किया गया? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एहतजाज तो ड्यू था, रहमान साहब, एहतजाज ड्यू था, क्योंकि सितम बलाए सितम के एक तो कौम के लीडर को उठा के जेल में फेंक दिया गया है कि उसका वाहिद गुनाह यह है कि उसने कौम की नजरियाती सरहदों की हिफाजत की है। साइफर केस क्या है? साइफर यही है कि क्यों एक शख्स इतनी जुर्रत पैदा की कि उसने कौम को एतमाद में लिया। ये हक तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अवाम ने दिया है, आईन ने दिया है। उसके पास ये राइट है कि वो ये फैसला करेगा कि नेशनल इंटरेस्ट में क्या चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, जमात हमारी तोड़ दी, लीडरशिप को हमारे आपने घर रुखसत कर दिया, और आधे से ज़्यादा लोगों को जमात छुड़वाने के बाद हमें इलेक्शन भी नहीं लड़ा, और जो कौम निकली, हमारा इंतखाबी निशान छीनने के बाद कौम निकली और एक खामोश इनकलाब के जरिए वो तहरीक इंसाफ को हुकूमत में अपनी तरफ से ले आए। तो रहमान साहब, फॉर्म 47 पे आपने हमारी आधी के करीब सीटें हमारी ज़ाया करा दी। 178 हमारा फिगर है, और हम 90 92 पे 93 पे हमें महदूद कर दिया गया। उन्हीं फॉर्म 47 के लोगों को अल्लाह के 100 नामों के नीचे एक जेली आपने ओथ उठाया। जब आपको पता है आप हारे में और आप ओथ उठा रहे हैं, किस चीज का ओथ उठा रहे हैं? उस पे जो सदर साहब बने, आप मुझे बताएं। अच्छा। अभी तक उन्होंने अपना वो ओहदा भी नहीं छोड़ा जमात का, जाके नोडेरों में स्पीच भी कर रहे हैं। और अभी हाल ही में हमारी सबकी छोटी बहन है, बीबी साहबा शहीद की बेटी, उनको आपने इलेक्ट करवाया है। अच्छी बात है, आप इलेक्ट करवाएं, लेकिन इलेक्शन तो लड़वाएं। इलेक्शन लड़ाए बगैर आपने हमारा बंदा इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया। यानी कि आपकी वो बीमारी जो सन 77 से चल रही है, वो आज तक चल रही है कि बिला मुकाबला आपने कराना है। ये सारी चीजें इकट्ठी हुई हैं। तो मेरे ख्याल में एहतजाज तो शायद इससे भी पुरजोर होता। वो जरदारी साहब ही जल्दी मैदान छोड़ के निकल गए। थोड़ा सा स्पीच लंबी करते तो एहतजाज जरा जोर पकड़ता। हम तो अभी अपने गले ताजा कर रहे थे। लेकिन अभी तक हमने जो सेशंस देखे हैं, ऐसा लगता है कि पीटीआई इस ऐवान को चलने नहीं देना चाहती, जिस तरह से एहतजाज हो रहा है और हर सेशन में हो रहा है। नहीं, देखें, एहतजाज तो हम करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप जेली असम्बली बैठा दें, फॉर्म 47 पे बंदों को लें और आप हमें कहें एहतजाज भी ना करें। एहतजाज होगा, पुरजोर होगा और इससे ज्यादा होगा। जब तक इमरान खान साहब को आप रिलीज नहीं करते, असीरान को बाहर नहीं लाते, और जब तक मैंडेट की वापसी का कोई तरीका नहीं बनता, ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर किसी का ये ख्याल है कि टाइम गुजरने के बाद हम एहतजाज छोड़ देंगे और बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा, देयर विल बी नो बिजनेस एज यूजुअल। इमरान खान साहब को बाहर निकालना पड़ेगा। पार्लियामान है, पार्लियामान का काम चलना है। अभी तो अगला जो बड़ा मरहला है काम के लिए, वो तो अली मोहम्मद खान साहब पार्लियामानी कमेटियों का भी है। तो कुछ सोचा है, पार्टी ने कोई फैसला किया है कि जाना है या नहीं जाना? देखिए, कमेटियों में हमें कोई खैरात तो नहीं दे रहा। हम इलेक्शन जीत के आए हैं, हमारा जो राइट है वो हम लेंगे। जो कमेटीज में हमारा राइट बनता है वो लेंगे, लेकिन जो नहीं दिया उसके लिए भी जद्दोजहद करेंगे। खवातीन की हमारी सीटें नहीं दी, खैबर पख्तूनख्वा को आपने सेनेट में इलेक्शन लड़ने का हक तक नहीं दिया। मैं कमेटियों के हवाले से कि वहां पर जो प्रोसीडिंग्स होंगी, कार्रवाई में पार्टिसिपेशन आपकी उस तरह से होगी जिस तरह से नॉर्मली हमने पार्लियामानी ऐवानों में देखी है। देखिए, कमेटीज में अपनी हम जो हमारा रोल है वो अदा करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर जो इश्यूज है वो हम उठाएंगे, लेकिन एहतजाज भी हम करेंगे। एहतजाज हमारा राइट है, वो हम करेंगे। ठीक।
और सेनेट का ऐवान अभी तक नामुकम्मल है, उस हवाले से पीटीआई ने क्या सोचा है, किस तरह से देखती है सेनेट के इस ऐवान को? वहां पर तो इलेक्शन भी हो गए, चेयरमैन सेनेट का, डिप्टी चेयरमैन का, मामलात आगे बढ़े हैं। देखिए सारा काम ही फॉल्टी है, सारा काम ही गैर आईनी चल रहा है। देखें माजी में बिल्कुल ऐसा हुआ कि कुछ सीटें खाली रहीं और उसका चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हुआ। मैंने जो दलाइल दिए लॉ मिनिस्टर साहब ने सेनेट में, वो मैंने सुने थे। जो हमारे अली जफर साहब ने जब बात की तो उसके जवाब में तारड़ साहब बोले थे हुकूमत की तरफ से। अली जफर साहब का मंतक ये था, उनका सारा लॉजिक, उसका गुफ्तगू का खुलासा ये था कि आर्टिकल आई थिंक 60 बनता है मेरे ख्याल में, 59-60 है, कि उसके मुताबिक जब तक अवाम पूरा नहीं होता आप चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन नहीं कर सकते। उसके मुकाबले में जो दलील दी तारड़ साहब ने वो ये थी, लॉ मिनिस्टर साहब ने, कि इस तरह तो कभी भी कोई इस्तीफा दे दे, कभी अवाम पूरा नहीं होगा तो क्या इलेक्शन नहीं होगा। मैं उस मंतक के काउंटर पे ये बात रखूंगा कि ये 1 सीट 2 सीट या 10 सीटों की बात नहीं थी कि किसी ने इस्तीफा दे दिया या खुदा ना खास्ता कोई मेंबर फौत हो जाए तो वो खाली हो जाती है सीट। ये पूरा एक सूबे का इलेक्शन नहीं हुआ, जो माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरे सूबे में इलेक्शन ना हो और सेनेट जो हाउस ऑफ फेडरेशन है, जो पूरे पाकिस्तान को यकसा रिप्रेजेंट करता है, वहां एक सूबे को साइड पे करके कि आप तो उधर जरा दीवार से लगे ना, हम जरा अपना ऐवान चला लें। ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत बड़ा जुर्म किया है, बहुत बड़ा जुल्म किया है कि आपने पख्तूनख्वा पूरे एक फेडरेटिंग इकाई को बाहर करके कि हमने अपना ऐवान कैसे आप पूरा कर सकते हैं? आप पख्तूनख्वा के बगैर पाकिस्तान को कैसे पूरा कर सकते हैं? हम ये जो 4 इकाइयां हैं, ये पाकिस्तान का जो है लाजिम व मलजूम है। पंजाब इलेक्शन में ना हो, मैं पख्तूनख्वा से कहता हूं मैं उस इलेक्शन को नहीं मानूंगा, पार्लिमानी नुमाइंदगी ना दी जाए। आप कैसे पख्तूनख्वा के साथ ये कर सकते हैं? देखिए ये पार्लिमानी अमूर का जो पोर्टफोलियो है और द हाईवे, रहमान देखें, यू आर योरसेल्फ अ लॉयर, आप खुद वकील हैं, आपकी चीजों की समझ है कि देखिए माइट इज राइट से नहीं चलेगा मुल्क, माइट इज राइट से आप बर्मा को चला सकते हैं, पाकिस्तान को नहीं। ये इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट है, यहाँ सब मेरी तरफ गुजारिश, मुनासिब नुमाइंदगी देनी पड़ेगी। देखिए आपके पास भी पार्लिमानी अमूर का पोर्टफोलियो रहा है, वजीर मुमलिकत आप रहे हैं, लेकिन मामला तो पार्लिमान के अंदर चलने होते हैं या हुकूमत की तरफ से जो है वो कोशिश की जाती है। आपकी तरफ से मामला क्या बिल्कुल नो कोऑपरेशन पर ही हैं, या फिर आपको लगता है कि कोई आगे जाकर जो है वो कोई रास्ता खुल सकता है हुकूमत के साथ, पार्लिमानी अमूर की जहां तक बात है वहां पर कोई कोऑपरेशन हो जाए या कोई एंगेजमेंट हो उनके साथ? क्यों नहीं हो सकता? हम कोई जंगल से तो निकल के नहीं आए। ये चंद महीने पहले की बात है, मतलब 2 साल हो गए, कोई 20 साल तो नहीं हुए। पूरा मुल्क हमारे पास था अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पूरा मुल्क चला के देखा है, कोरोना में चला के देखा है। जब अमेरिका, जापान, जर्मनी बंद था, हमने 3 पे जीडीपी चला के दिखाई है। 6 की जीडीपी पे मुल्क छोड़ा है। किधर गए वो 6 की जीडीपी? रहमान साहब मुझे बताएं, जो 17-18 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व हम छोड़ के गए थे वो किधर चले गए? वो पानी में बह गए। देखें हम कश्मीर, जीबी, मरकज, पंजाब, पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, यहां सब में हमारी हुकूमत थी और सिंध में हमारा अपोजिशन लीडर बैठा हुआ था। तो एक ऐसी जमात को जब आप साइड लाइन करेंगे, आप कैसे चला सकते हैं? आप मुल्क नहीं चला सकते। देखें आप इस वक्त मुल्क को आपने एक ऐसी लाइन पे लगा दिया है, उन लोगों के हवाले कर दिया है। बिल्कुल आप मैंडेट लेके आए, 2013 में आप मैंडेट लेके आए थे, देखे ना, आप चला रहे थे मुल्क, हमने एहतजाज किए, उस वक्त हमारा मैंडेट चुराया गया। लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल ही दिन दहाड़े डाका है ना कि एक जमात जो 2-2.5 से ज्यादा सीटें जीत गई है, कौम जिसके साथ खड़ी है, आपने उसके खिलाफ लोगों को बैठा दिया है। तो ऐसे थोड़ी ना हुकूमतें चलती हैं। ऐसे को आप इमरान खान साहब को लेके आए बाहर, असीरान को निकालें, मैंडेट की वापसी पे बात करें, फिर ये मुल्क, फिर हम हर चीज पे बात करेंगे। देखें अगर इमरान खान को आपने जेल में रखा है, कुरैशी साहब को सबको रखा हुआ है, और आपने मैंडेट के ऊपर मजबूत जो है जनाब कदम रख दिया है, और अब भाई कहते हैं कि आ जाए जनाब, मईशत पे बात करनी है, फलाने पे बात।
कौन सी मईशत? वो मईशत जिसका आपने गला जो है वो दबा दिया है। आप आज मुल्क का वजीर आजम गली गली तंदूर पे जाके रोटियों के रेट चेक कर रहे हैं। और भैया आप असल करने के काम करें, आप निजाम दुरुस्त करने के काम करें, हक बात करें, जिसका हक है उसको दें। अवाम ने जिसको देखें, सबसे बड़ा डाका कौम, इससे बड़ी आईन की तौहीन नहीं हो सकती कि कौम ने वोट किसी और को दिया और आपने ऊपर किसी और को बैठा दिया। ऐसे तो वायसराय भी नहीं करता था यार, कोई ना कोई वो भी लेपापोती कर लेते थे। राइट, एक और मामला जिस पर हुकूमत की तरफ से आज जो है वो तनकीद की जा रही है, और वो जो शेर अफजल मरवत साहब का जो है वो बयान आया और उसके बाद हुकूमत की तरफ से तनकीद भी है। डिफेंस मिनिस्टर ने तो ये भी कहा कि मुल्क दुश्मनी है। पीटीआई की तरफ से उसकी तरदीद आ गई है और आज जो मीडिया टॉक की उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया। लेकिन ये क्यों है, पीटीआई में मुख्तलिफ बातें, आवाज़ें क्यों आती हैं? ये बड़े हसास मामलात हैं। पार्टी कई दफा कोशिश भी कर चुकी है कि सिर्फ जो तर्जुमान है वही बात करें। वो रऊफ हसन साहब भी जो है वो बार बार कहते रहते, लेकिन ये क्या जो पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिन देखा है या होना चाहिए, वो क्या पीटीआई में नहीं है इस वक्त? मेरे ख्याल में ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए। जो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को और सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कुछ चीजें बड़ी हसास हैं। सऊदी अरब तो वो मुल्क है जिसने यानी कि 98 में जब धमाके हुए न्यूक्लियर, दुनिया का कोई ताकत आपके साथ नहीं थी। सऊदी अरब तब भी आपके साथ और हम भी उनके साथ। और अभी जो 2 आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंसें मुनाकिद हुई हैं, ये तो मियाँ साहब के हाथ से तो कुछ होता नहीं है। इमरान खान ही थे जो 2 आलमी कॉन्फ्रेंसें इस्लामिक हमने की, तो सऊदी अरब के ताउन से की थी ना। वो जो पूरे आलम इस्लाम को इकट्ठा किया था, किसके ताउन से किया था? सऊदी अरब के ताउन से किया था। और जिस तरह डेफिड पेमेंट पे अरबों रुपए की मदद की थी मोहम्मद बिन सलमान साहब ने वजीर आजम इमरान खान साहब के दौर में, तो वजीर आजम इमरान खान साहब का मोहम्मद बिन सलमान साहब का तो एक 2 बड़े और छोटे भाई जैसा रिश्ता था और है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी ने इसकी वजाहत कर दी है। बाकी हमारे तर्जुमानों को मैं समझता हूँ, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, चाहे मैं हूं या कोई और, कुछ हसास मामला पे हमें एहतियात करनी चाहिए। राइट। और एक लास्टली, फैजाबाद धरना कमीशन के हवाले से पीटीआई का मुतालबा आया है कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। एक तो कमीशन की जो फाइंडिंग्स है मैं उस पर आपकी राय चाहता हूं, और फिर ये पब्लिक करने का आपका मुतालबा क्यों है? क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि रिपोर्ट में जरा खुल के सामने आनी चाहिए और उन पर बात होनी चाहिए? देखिए, ये तो इस पे मैंने डिफेंस मिनिस्टर का भी सुना, ख्वाजा आसिफ साहब का भी मैं उस दिन सुन रहा था, और इस पे और भी जो ओपिनियंस आ रहे हैं। ये रिपोर्ट मुकम्मल तब होगी जिसमें तमाम जिम्मेदार स्टेक होल्डर्स का ओपिनियन और उनकी स्टेटमेंट्स आए हैं। बहुत सी चीजें इसमें नहीं है। तो मेरे ख्याल में तो जब तक इसको पब्लिक ना किया जाए, ताकि इसको ओपनली देख लिया जाए कि इसमें इश्यूज क्या सामने आए। सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे मेरे ख्याल में उन दिनों, तो शहबाज साहब वजीर आला थे। नहीं, तो शाहिद साहब ने पंजाब से सब कुछ और शहबाज शरीफ वजीर आला थे। हाँ। तो शहबाज साहब ने बॉल इधर फेंक दी। तो ये इस पे तो सबसे बड़ा सवाल आज के वजीर आजम साहब से बनता है। तो क्या वजीर आजम साहब ने इस पे कोई, हम तो खैर उनको वजीर आजम नहीं मानते, फॉर्म 47 के जो हमारे वजीर आजम है, लेकिन उनका कोई ओपिनियन इसमें है, कोई स्टेटमेंट उनकी है कि उन्होंने कौन सी कोई लॉजिक के तहत पंजाब से सबको वेट दिया और उनको इधर आने दिया? ये क्यों ऐसा हुआ? देखिए, हमारे दौर में भी हुआ, सुने, हमारे दौर में भी यही भाई दोबारा निकले इस्लाम के उसके लिए, बहुत बड़े जहाद के लिए निकले थे। खान साहब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, मुझे दी, मेरे साथ असद कैसर थे और शाह महमूद कुरैशी साहब। कुरैशी साहब और असद साहब जो है, उन्होंने ये टास्क मेरे जैसे तफवीज हुआ कि मैंने जाके मुज़ाकरात करने थे। हमने तो नहीं कहा कि जनाब इनको इधर आने दें और इस्लामाबाद आने दें। मैं खुद गया, मैं वहां पे बैठा, मोहतरम असद साहब जो हैं अपना उनके जो हैं साद साहब के साथ बैठे, गुफ्तगू हुई और जेलम ब्रिज था मेरे ख्याल में, वहां से स्टैंड ऑफ हमने क्लियर करा के दिया। अल्लाह के करम से वो वापस आए, अल्लाह के करम से, क्योंकि बिल्कुल वो आज वजीर दाखिला का जो बयान, ठीक, आप देखें, एक तो वो आपने बताया, लेकिन जो वजीर दाखिला है, मेरी जरा गुजारिश सुनिए, मैं क्योंकि चाहता हूं कि आपका जरा इस पर अपनी राय दीजिएगा कि वजीर दाखिला ने तो कहा है कि उनको तो मुआहदा करके बताया गया कि ये मुआहदा हो गया हुआ है,
और इसी पर जो है वो जाना है। और शाहिद खाकान अब्बासी को मुआहिदा बाद में जो है वो दिखाया गया। तो आपको लगता है वजीर दाखिला का ये बयान दुरुस्त होगा, ऐसा ही हुआ होगा? और हुकूमत उस वक्त की हुकूमत इस देखिए वजीर दाखिला साहब पता नहीं उन दिनों किधर थे। पहले तो वजीर दाखिला साहब जो हैं मोहतरम नकवी साहब मुस्लिम लीग नून में बाकायदा शमूलियत इख्तियार करें, अपने घर पे वो नून लीग का कोई झंडा लहराएं। अली भाई एहसन इकबाल की बात कर रहा हूं, उस वक्त के वजीर दाखिला जमात में, वैसे बाय द वे ये वजीर दाखिला साहब हैं किस जमात में? अगर नून लीग में है तो क्या उनके घर पे नून लीग का झंडा है? उनको हम कैसे सीरियस लें, पॉलिटिकली सीरियस लें? वो जिधर से आए हैं उधर ही को जवाब दें। अच्छा, मैं उस वक्त के वजीर दाखिला एहसन इकबाल के हवाले से जरा बात कर रहा था कि उनका जो बयान है वो ये आया है कि उस वक्त उनको बताया गया कि ये मुआहिदा हो गया हुआ है। उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को बाद में पता चला, जो उस वक्त वजीर आजम थे। देखिए यही तो आपस में ये ड्रामे करते रहते हैं। जो शाहिद खाकान साहब आज किधर है? अच्छा, ये मतलब कोई देखें, एक जमात का साबिक वजीर आजम जमात छोड़ गया, दूसरा जमात का बानी मुबानी ये मियाँ साहब को कोई पता लगा है? ये पिछले 1-1.5 महीने उनके साथ बात कौन सा हुआ है कि मियाँ साहब तो लारा दिया गया था वजीर आजम बनने का। आज मुझे समझ आई है। वैसे ज़ाहिर हम भी थोड़ा बहुत अब इन चीजों को थोड़ा बहुत समझने लगे हैं कि जो मीनारे पाकिस्तान में मियाँ साहब का जलसा था, मियाँ साहब बड़े खुश थे, शहबाज साहब बड़े फिक्रमंद थे उस स्टेज पे। आज शहबाज साहब बड़े खुश हैं, मियाँ साहब को समझ नहीं लग रही कि उनके साथ हुआ क्या है। अभी मैं देख रहा था आपके प्रोग्राम में करमानी साहब बड़े मोहतरम है, बड़े भाई हमारे, करमानी साहब कह रहे हैं कि उनको जलसे नहीं करने। ओ भाई आप किससे गिला कर रहे हैं? शहबाज साहब से पूछे कि बड़े भाई को जलसे क्यों नहीं करने दिए? वो कह रहे हैं मियाँ साहब ने जलसे नहीं किए इसलिए। ओ भाई खुदा लगती बात करें, मियाँ साहब के जलसों की वजह नहीं है, अवाम ने रिजेक्ट किया है करमानी साहब आपकी जमात को। अवाम इमरान खान के साथ है। राइट, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हुकूमत की जानिब से मईशत में बेहतरी के दावे किए जा रहे हैं। वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान की इक्तसादी पॉलिसी आउटलुक पर सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि महंगाई के दबाव में कमी आई और शरह मुबादला मुस्तहकम है, जबकि तिजारती खसारा भी कम हो रहा है। दूसरी तरफ इससे पहले एक हाई प्रोफाइल सऊदी विजिट भी हुआ और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें उन्होंने जायजा लिया सऊदी सरमायाकारी के हवाले से और कहा कि किसी भी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं की जाएगी। पाकिस्तान में क्या बैरूनी सरमायाकारी जो है वो किस तरह से आ सकती है और IMF के साथ अभी ये जो मुज़ाकरात हैं और जो IMF का इजलास हो रहा है इस पर बात करने के लिए माहिर मेशर डॉक्टर खाकान नजीब साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। खाकान नजीब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खाकान नजीब से पहले तो ये बैरूनी सरमायाकारी के लिए किस तरह से मुल्क तैयार हो? वज़ीर आज़म तो बड़े कमिटेड नजर आ रहे हैं, कहते हैं कि मैं खुद इसकी जो है वो निगरानी करूंगा और कोई लापरवाही नहीं होने दूंगा। रहमान, आपने पहले जिक्र किया इस वक्त कंट्री कैसे बिहेव कर रही है और उसी से एक मैक्रो स्टेबिलिटी से आप लिंक कर सकते हैं कि हाउ वी कैन मूव ऑन बैरूनी सरमायाकारी। देखिए टिपिकली बिहेव कर रही है मुल्क की इकोनॉमी, जो इकोनॉमी IMF के साथ एंगेज करती है उस तरह से। उसका मतलब ये है कि एक मैक्रो स्टेबिलिटी सी मुल्क में दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि आपके जो बैरूनी खसारा है वो थोड़ा संभल गया है। इन्फ्लेशन ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स है, 38 थी मई में पिछले साल। इस साल जो लेटेस्ट फिगर मार्च का है वो तकरीबन 20-21 पे है और तीसरा ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब पे हैं। जब IMF से एंगेजमेंट नहीं हुई थी तो ये $4 अरब से नीचे चले गए थे। सो इट्स अ गुड टाइम कि आप अब ये डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बगैर तो रहमान मुल्क नहीं चल सकता। दैट्स अ गिवन बिकॉज IMF नेक्स्ट एंगेजमेंट इज अ गिवन। बट जिस मुल्क का इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो 14% भी ना हो, और इसका आसान कंपैरिजन यह है कि इंडिया, बांग्लादेश, चाइना 28 से लेके 35% तक हैं, उसको अपनी FDI, उसको अपनी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और उसको अपनी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के जो बजट्स हैं उन सबको ठीक करने की जरूरत है। बिकॉज यही एक तरीका है कि आप पाकिस्तान की शरह नमू, पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो इस साल 2% भी नहीं होगी, पिछले साल -0.2% थी। सो दिस इज अ सीरियस मैटर। अब आ जाए सऊदी अरेबिया की एंगेजमेंट। सो मैं जब टेबल पे था 2018-19 से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सऊदीया के साथ जो रिलेशनशिप है उसको ब्रॉडन किया जाए।
हम 28 लाख लोग वहां पे हैं, वहां से एक रेमिटेंस आती है, फिर एक ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स अ होली प्लेस तो एक पिलग्रिमेज होती है, एक हमारा ये रिलेशनशिप है, एक वैसे ही देरीना रिलेशनशिप है। पर अब जो रिलेशनशिप बना है वो ये है कि उन्होंने पहले $2 अरब का डिपॉजिट, फिर $3 अरब हुआ, अब वो $5 अरब हो गया है। ऑयल फैसिलिटी कंटिन्यूअसली वो हमको दे रहे हैं डिफर्ड पेमेंट पे, यानी कि आपने 1 साल का तेल खरीदा, पेमेंट अगले साल कर दीजिए सो दैट आपको थोड़ा सा रूम मिले। अब तीसरी बात यह है कि हम 2019 से ये कोशिश कर रहे हैं कि रिफाइनरी या कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ जाए। उस वक्त भी $20-21 अरब की बात हुई थी, अब जो बात है वो कहीं $5 और $25 अरब के दरमियान चल रही है। $5 अरब की लास्ट कम्युनिके था। एनर्जी सेक्टर जिसमें बोथ ब्राउन फील्ड, रहमान, इससे मतलब ये है कि जो लगी हुई चीजें हैं वो उनको बेचते हैं या कोई नए प्रोजेक्ट्स, और इसी तरह माइंस एंड मिनरल्स में ट्रू एक इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है और उनका इंटरेस्ट भी है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, जो वजीर खजाना वाशिंगटन डीसी में है, वहाँ IMF के साथ उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं, वहाँ पर उन्होंने दावा किया कि एक तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हो रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का आपने भी जिक्र किया कि IMF के साथ एंगेजमेंट की वजह से बेहतर हो रहे हैं। तो जो महंगाई के हवाले से उनका दावा है, आपको लगता है वहां भी इसका फर्क पड़ेगा? क्योंकि उनका भी ये कहना है कि महंगाई जो है वो अब कम होगी। रहमान भाई, द इकोनॉमी इज इन अ होल्डिंग पैटर्न, आपको एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है। ये टिपिकल बिहेवियर है IMF के पहले 9-10 माह का कि वो पाकिस्तान या किसी भी इकोनॉमी को स्लो कर देते हैं। शराय सूद 22% पे है, कोई बोरो नहीं कर रहा। मैं रेफ्रिजरेटर्स, डीप फ्रीजर्स, कार, मैन्युफैक्चरिंग में बाकी आइटम्स की जब सेल्स देखता हूं तो वो 10 से 30% पिछले साल से गिर गई हैं। सो इकोनॉमी होल्डिंग पैटर्न में चली गई है। प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट टूट गया है, प्राइवेट सेक्टर डिमांड टूट गई है। सो इससे आपको ये दिखाई देगा कि पाकिस्तान स्लो हो गया है। अब जब पाकिस्तान स्लो हो गया है तो इसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता इनडेफिनेटली भी, बिकॉज ट्रेड डेफिसिट जो मार्च का आया है वो कंफर्टेबल नहीं है। मार्च का ऑन इट्स ओन ट्रेड डेफिसिट पिछले साल के मुकाबले में और फरवरी के मुकाबले में 33 और 65% बढ़ा हुआ आया है। पर पहले चूंकि इकोनॉमी को बहुत स्लो किया गया था तो आपको पिछले साल के मुताबिक पहले जो माह हैं वो जरा स्लो जरूर दिखाई दिए हैं। बट दिस हैज टू चेंज एज यू गेट मोर फॉरेन एक्सचेंज इनटू द कंट्री। तो आपको इंपोर्ट्स को जैसे ही खोलेंगे आपका ट्रेड डेफिसिट फिर बढ़ जाएगा। सो ये पॉइंट करता है टू द फैक्ट कि इकोनॉमी कलीदी चीजें मांग रही है, इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए भी और ट्रेड डेफिसिट को। इससे क्या मतलब है? सो जस्ट इन 30 सेकेंड्स देखिए, पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी, सप्लाई साइड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन टूटेगी, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान का मालियाती खसारा इस साल रिकॉर्ड 8% के करीब जाएगा, यानी कि इसका मतलब यह है कि 8,500 अरब रुपए के नए नोट छपेंगे तो आप गवर्नमेंट का जो मालियाती खसारा है वो पूरा करेंगे। दैट इज ऑल्सो इन्फ्लेशनरी। सो आपको अंदाजा करना है कि दो चीजें इस बजट में आपको अपना जो मालियाती खसारे का संभालने का प्रोग्राम है वो सामने रखना है। पाकिस्तान की तीसरी एक चीज जो आपने एनर्जी का जिक्र किया, जब तक एनर्जी को नहीं ठीक करेंगे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और इन्फ्लेशन नहीं ठीक होगी। आई थिंक ये बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब बात कर रहे थे। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 30 साल के निस्बत इस साल अप्रैल में 89% ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड हुई हैं, जिसकी वजह मौसमियाती तब्दीली है। पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब समेत मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला अभी भी जारी है। बारिशों की इस शिद्दत के बायस सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हुई है और नुकसान भी हुआ है। मुख्तलिफ मकामात पर राब्ता सड़कें बंद होने से लोग फंस गए हैं। चित्राल में शदीद बारिशों के बायस किसी मुमकिन नुकसान से बचने के लिए फौरी तौर पर तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए। बलूचिस्तान में जारी बारिशों की वजह से स्कूलों को मजीद 2 दिन बंद रखने का फैसला किया गया है और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले सूबों में शामिल है। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों की वजह से 1370 मकानात को जुज़वी या मुकम्मल नुकसान पहुंचा। आपको याद होगा इससे पहले भी मामूल से ज्यादा बारिशें हुई थी और मौसमियाती तब्दीली से 2022 में पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ था और हमें GDP के 10% का नुकसान पहुंचा था, जबकि 2010 के सैलाब से $10 अरब का नुकसान हुआ था और पाकिस्तान की जो है बहुत बड़ी आबादी खुराक की कमी का भी शिकार हो गई थी। अभी तक बारिशों का सीजन शुरू नहीं हुआ है। 1.5 माह के बाद
मानसून की बारिशों का भी आगाज़ होगा। हर बरस जब बारिशें होती हैं और इस तरह से होती हैं तो बड़े बड़े हुकूमती इंतज़ामी दावे सामने आते हैं, लेकिन जब बारिशें होती हैं तो इन तमाम दावों की कलई खुल जाती है और ये धरे के धरे रह जाते हैं। मिसमैनेजमेंट भी है, इदारा जाती इख्तियारात और फ़राइज़ में अदम तवाज़न का जो खमियाजा है वो आवाम को भुगतना पड़ता है। ये पहला मौका नहीं है, हर साल हमने देखा है कि इस तरह आता है। हमारे पास इदारों की भरमार है, म्यूनसिपल प्रोविंशियल इदारे हैं, अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं, तादाद हज़ारों में है, सरकारी तनख्वाहें भी जाती हैं, कई अरब जो है वो झोंक दिए जाते हैं, लेकिन जो कारकर्दगी का म्यार है और तैयारी का जो म्यार है वो नज़र नहीं आता। शदीद बारिशों की वजह से मईशत को नुकसान मुख्तलिफ सेक्टर्स में होता है, जिनमें फसलों का नुकसान है, उसके बाद फूड सिक्योरिटी के साथ ये मामला जुड़ा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है। हमने जो 2022 में सूरत हाल देखी, जो नुकसान हुआ, वह हमारे लिए सबक होना चाहिए था कि हम जो है वो अब जब भी कोई ऐसा मरहला आता या इस तरह से बारिशें हों तो हम उसके लिए जो है वो तैयार हो। लेकिन ऐसा लगता है कि एक मरतबा फिर से बारिशें होने जा रही हैं और जो हमारी तैयारी है, हालांकि हमारे यहाँ वजारतें भी हैं, मिनिस्ट्रियाँ हैं, वसाइल हैं, सब कुछ जो है वो उसको कमिट किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो तैयारी नज़र नहीं आती जो होनी चाहिए। तो इस मरतबा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को किसी भी, जिस तरह से पहले हमारा नुकसान हुआ 2022 में हुआ बारिशों की वजह से, हम ज़रा बेहतर तौर पर चीज़ों को मैनेज और हैंडल कर सकें और नुकसान जो है वो कम से कम हो। आज के कहते हैं मेज़बान रहमान नज़र को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।